नमस्कार दोस्तों। अब हम शुरू कर रहे हैं जो भाग 19 के बारे में। क्या था? भाग 19। इसमें कहा गया है प्रकीर्ण या मिसलेनियस। ठीक है। इसका जो आर्टिकल है ये है 361 से 367 के बीच। ठीक है। इसमें मिसलेनियस का मतलब अलग अलग प्रकार से बातें कही गई हैं। तो इसमें 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल राष्ट्राध्यक्ष बेसिकली यही राष्ट्रपति ही हैं, पर कभी भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, केवल दीवानी मुकदमा चल सकता है। फौजदारी मुकदमा मतलब मार पीट, दीवानी पैसे से संबंधित, खेत से संबंधित या कहें तो संपत्ति से संबंधित ये चल सकता है, परंतु फौजदारी नहीं चल सकता। एक और इसमें कहा गया था कि वियना संधि एक होती है, वियना संधि। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि राजदूत पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इनका मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में चलता है। इंटरनेशनल कोर्ट में चलता है। ठीक है। ये वियना संधि के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद आता है 362। क्या कहता है कि राजाओं को विशेष छूट दी गई है। ठीक है। शुरुआत में दिया गया था, राजाओं को शुरुआत में दिया गया, लेकिन बाद में ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जब भारत में संविधान है तो संविधान के अनुकूल सभी को रहना पड़ेगा। वहाँ की जो कि नियमावली होगी या वहाँ का शासन प्रशासन, ठीक है, सब संविधान के अनुसार होगा। अब देखिए यहाँ पे 363 में क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सिर्फ आंतरिक मामलों में करेगा, ना कि अंतर्राष्ट्रीय संधि पर। अब क्या कहता है 364 क्या कहता है कि सभी को, है ना, सभी सीपोर्ट या एयरपोर्ट पर सेंट्रल का अधिकार होगा। ये कहाँ कहता है? 364 में यही कहता है कि जितने भी पूरे भारत में जितने भी
चाहे ये सी पोर्ट हो, चाहे बीच में कहीं एयरपोर्ट हो, सब पर किसका अधिकार होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा। ये बातें भारतीय संविधान के भाग 19 के प्रकीर्ड में आर्टिकल 364 में कही गई हैं। और अब आते हैं 365 में कहता है कि आपातकाल में केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो ऑर्डर देगी या फिर आदेश देगी मानना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो नोट बंदी, या कह सकता हूँ कोरोना के दौरान क्या हुआ था? लॉकडाउन। वहाँ से मोदी जी बोले कि आज रात 12 बजे से 500,000 रुपये के 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद, मतलब बंद पूरे भारत के सभी राज्यों में। और वहाँ से बोले मोदी जी कि 21 दिनों के लिए सभी लोग अपने घर से ना निकले, लॉकडाउन लग गया है, तो सभी राज्यों में ये चीज़ें लागू हैं। अगर नहीं मानेंगे तो वहाँ पर फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग जाएगी तो पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मान ले। तो इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ये बातें आर्टिकल 365 में 365 में कही गई हैं। अब अगर बात करें तो अनुच्छेद 366 में कहता है, इसमें जो एंग्लो इंडियन की परिभाषा की बात करता है। परिभाषा ठीक है, इसमें परिभाषा दिया गया है काफ़ी चीज़ों का। एंग्लो इंडियन है, और दिया गया है उधार का, कि उधार किसे कहते हैं, जिसे डेप्थ कहते हैं। पीटीज डेप्थ का मतलब होता है आप लौटाए या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लौटाए या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ऋण लेते हैं, ऋण या लोन लेते हैं, तो आपको हर हाल में लौटाना होगा। ठीक है। वहीं अगर फीस की बात करें या शुल्क, तो जब हम आपको कुछ देते हैं उसके बदले पैसा लेते हैं। जब आपको कुछ दें उसके बदले पैसा ले, तब तो ठीक है, तो वो फीस में आएगा। लेकिन अगर हम किसी को कुछ ना दे, उनसे कुछ पैसे ले लें, तो वो उधार में आएगा। लेकिन जब हम किसी से पैसे लें और एक पत्र, एक हस्ताक्षर के आधार पर, एक गारंटी के नाम पर कि आप हमको पैसे दे दीजिए, मैं आपको इतने दिनों के बाद पैसा वापस आपको दे दूंगा, तो ऋण या लोन होगा। ठीक है। अब देखिए इसी पे समझ लीजिए कि टैक्स से क्या होता है। टैक्स, जब सरकार हमसे पैसे तो ले, परंतु बदले में कुछ ना दे, तो वो टैक्स में काउंट होगा। ठीक है दोस्तों। और सब्सिडी की अगर बात करें,
तो सरकार जब किसी चीज़ों को सस्ता करने के लिए आपको देती है, जैसे यूरिया खाद। यूरिया खाद की 3500 रुपये है, आपको मिलती कितने में है? लगभग 500 में। तो सब्सिडी कितने की है? 3000 रुपये की। ये 3000 रुपये पे कौन करता है? सरकार पे करती है। किसको पे करती है? तो प्रोडक्शन कंपनी को। ठीक है। हमको किसानों को कितने में मिलता है? 500 रुपये में। किसान सोचता है कि ये 500 रुपया वो ज़्यादा ले रहे हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि सरकार खुद कंपनी को 3000 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से पे करता है। ठीक है। अब वही और लास्ट में चले आइए, जो एक आर्टिकल है, अगर बात करें 367, ये क्या कहता है? ये निर्वचन की बात करता है। निर्वाचन नहीं दोस्तों, निर्वचन की बात करता है, इंटरप्रिटेशन की बात करता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। इसका मतलब जब संविधान में किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है। इस इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, निर्वचन के माध्यम से इसको कहा गया। आर्टिकल 367 में, ये आर्टिकल 361 किस पार्ट में है? तो पार्ट 19 है। इसको प्रकीर्ण भी कहा जाता है, भारतीय संविधान में वर्णित है, लिखित है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम और आगे चलते हैं। जो भारतीय संविधान में भाग 20 की बात करते हैं, तो ये काफ़ी लंबा होगा। ये है भाग 20। ठीक है। भाग 20 कहता है संशोधन। क्या? संशोधन, यानी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट की बात करता है, ये संशोधन की बात करता है। भाग 20, इसका आर्टिकल 368 है। केवल एक आर्टिकल है, ये अकेला, भाग 20 में। ठीक है। तो इसको हम देखें, अगर ये जो संशोधन है, ये संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका मुख्य रूप से अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी प्रिटोरिया है। ठीक है। इसकी राजधानी प्रिटोरिया है। अब अगर बात संविधान संशोधन की करें, तो इसमें आते हैं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर।
ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमने संविधान को इतना कठोर नहीं बनाया है कि संशोधन ही ना हो और इतना सरल भी नहीं बनाया है कि लोग खिलवाड़ करने लगे, बल्कि इसका स्वरूप लचीला प्रकृति का है, लचीले प्रकृति का है। ठीक है, तो अब हम संशोधन की बात करते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है कि 3 प्रकार का संशोधन होता है। तो ये 3 प्रकार के संशोधन कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है साधारण बहुमत, मतलब 1/2, यानी कि 50% अगर किसी की मिल जाता है तो वो पास हो जाता है। दूसरा है विशेष बहुमत, इसमें 2/3 66% चाहिए। और इसी विशेष में मूल अधिकार और डीपीएसपी का संशोधन हुआ है। ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। ठीक है, और एक संशोधन और होता है जिसे भी विशेष बहुमत कहा जाता है। इसका भी 2/3 से होता है, परंतु भारत के कुल राज्य में से आधे की सहमति होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा बदलाव है। इसके तहत सबसे बड़ा बदलाव होता है। ठीक है, किसके तहत? ये विशेष बहुमत जो 2/3 है, यानी कि 66% लोगों की आवश्यकता है, परंतु भारत के जो कुल राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, और ये जो है साधारण बहुमत है, ये उपस्थित सदस्य, और ये जो विशेष बहुमत है ये भी उपस्थित सदस्य की बात करता है। उपस्थित सदस्य का मतलब ये होता है कि ये जो साधारण बहुमत, इसमें अगर कोई प्रस्ताव पेश हुआ है तो जितने भी संसद में सांसद लोग उपस्थित हैं, जैसे अगर 50 लोग या फिर 100 लोग उपस्थित हैं, तो अगर उसमें से 50% लोगों ने हाँ भर दी या फिर 51 सांसदों ने हाँ भर दी तो ठीक है। जबकि संसद की टोटल कैपेसिटी कितनी है? अगर लोकसभा की बात करें तो
543 है, ठीक है, या फिर 545 है। लेकिन उपस्थित कितने हैं? तो 100 है। 100 में से कितने दिए? 50 ने दिए, या फिर 51 लोगों ने दिया, तो ये पास हो जाएगा। और इसी प्रकार विशेष बहुमत की बात करें जो 2/3 है, यानी कि 66 लोगों ने, अगर 100 लोग उपस्थित हैं, संसदों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन उपस्थित जो संख्या है, अगर 100 लोग हैं उसमें से 66 लोगों ने किसी को अपना वोट दे दिया तो वो पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल हम यहीं पे रखते क्या हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं। क्या दिक्कत है? आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। ठीक है, दिख तो रहा है। तो अब हम संविधान के कुल उपस्थित संख्या का 1/2 बहुमत चाहिए, लेकिन महाभियोग लगाने के लिए कुल संख्या 1/2 बहुमत चाहिए। कुल संख्या का 1/2 बहुमत चाहिए, मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक है उपस्थित संख्या का 1/2, और एक है कुल संख्या का 1/2, दोनों में अंतर है। अब कुल संख्या अगर 100 है, या उपस्थित अगर लोग 60 हैं, तो 60 का 1/2 यानी कि 30, और कुल संख्या का 1/2 यानी कि 50। टोटल कैपेसिटी 100 ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे बहुमत 30 और 50 का हो जा रहा है, इसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट बना के लिख लीजिए कि जो साधारण बहुमत से किया गया संशोधन को संशोधन नहीं माना जाता है, बल्कि सुधार माना जाता है। सुधार माना जाता है। ठीक है, तो इस शब्दों को याद रखिएगा, ये संशोधन नहीं सुधार है। कैसे? साधारण बहुमत से। कैसे होगा? 1/2 और उपस्थित यदि होंगे। ठीक है, विशेष में भी 1/2 होंगे तो कुल का हो जाएगा। और ये जो साधारण बहुमत है, इसको सुधार माना जाता है, इसी कारण से राष्ट्रपति इसे लौटाते नहीं हैं। ठीक है, और एक कारण और है कि साधारण बहुमत से संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दिया जाता है। हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर ये राष्ट्रपति हैं, ठीक, और यहाँ पे कोई प्रस्ताव है, और इस प्रस्ताव को 1/2 के साधारण बहुमत से पारित करना है, तो पारित करने से पहले इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास ले जाते हैं, या सीधा कहें इस राष्ट्रपति से पूछा जाता है। पूछा क्या? बताया जाता है कि हम ये प्रस्ताव लाने वाले हैं और ये परिवर्तन करने वाले हैं।
तो राष्ट्रपति की सहमति हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि ये 1/2 के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, फिर पुनः इस एक्ट को बिल या फिर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, लौटाते नहीं हैं, लौटाते नहीं हैं। और जब साइन हो जाती हैं तो बिल अर्थात कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये साधारण संशोधन था, साधारण बहुमत के हिसाब से जो था। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष बहुमत 2/3 प्लस आधे राज्यों की अनुमति। दिख रहा है दोस्तों आपको? विशेष बहुमत ये कौन सा है? 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सुधार होते हैं, इसके तहत क्या क्या हो सकता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में सुधार, दूसरा है न्याय पालिका में परिवर्तन, तीसरा है कार्यपालिका में, और है विधायिका निर्वाचन। ठीक है, इसमें है 368 के संशोधन को। अगर इस 368 के संशोधन में कुछ परिवर्तन करना है तो इसी विशेष बहुमत के तहत होगा, जिसमें 2/3 यानी कि 66% सदस्यों की आवश्यकता प्लस आधे राज्य की सहमति। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2/3 को 66% कैसे कहते हैं? तो परसेंट के हिसाब से 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो ये हो जाता है 200/3। तो 3 छक 18, 2 हो गया 20, 3 छक 18। ठीक है, तो ये 66% हो जाता है। अगर हम यहाँ करके आपको दिखाएं, 2/3 गुणे 100, 200/3, 3 दूना 3 छक 18, 2 हो गया 20 हो गया, 3 छक 18, दशमलव लगा 20 हो गया, 3 छक 18, तो 6.66 चलता रहता है। इसे हम 66% कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सैलरी घटाई जा सकती है, लेकिन उसके कार्यकाल में नहीं। कार्यकाल पूरा होने के बाद आप साधारण बहुमत से घटा सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यदि हम राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो 5 लाख रुपए हैं प्रति माह। क्या करते होंगे राष्ट्रपति इतना पैसा लेकर के? उनको खाना फ्री है, उनका परिवहन फ्री है, उनका मकान फ्री है, सुरक्षा गार्ड मिली हुई हैं, गाड़ियाँ मिली हुई, सब कुछ तो फ्री है, खाना भी। ये क्या करते होंगे पैसा? ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन को बात करें तो राष्ट्रपति के जो वेतन है उनके कार्यकाल में परिवर्तन नहीं होगा। वेतन का परिवर्तन कह रहे हैं, यदि वो कार्यकाल में है, कार्यकाल खत्म होने पर वेतन में
बढ़ोतरी कर सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, यहीं पे कुछ वाद हैं। ठीक है, कुछ वाद हैं। एक है शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह। इन्होंने सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया कि मूल अधिकार में संशोधन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। मतलब आप ये समझिए कि यदि फंडामेंटल राइट में कुछ इम्प्रूव करना है तो कौन करेगा? संसद करेगा। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कब कहा? तो शंकरी प्रसाद या सज्जन सिंह वाद ये पूछ सकता है कि मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार किसके बाद में कहा गया? तो सज्जन सिंह या शंकरी प्रसाद दोनों हो सकते हैं या फिर कोई एक। उसके बाद पूछेगा कि किसके तहत संशोधन हो सकता है? तो ये संसद महोदय हैं जो संशोधन कर सकते हैं मूल अधिकार में। ठीक है दोस्तों, लाइट भी आ गई है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई होगी। अब और जो वाद है उसके बारे में समझते हैं। आते हैं गोलकनाथ। ये गोलकनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा गोलकनाथ आते हैं, इनके जो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। अब यहाँ पे आता है आर्टिकल 129 129। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय है, ठीक है, अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेखी न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो एक लिखित हो जाता है, वो ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य के रूप में मौजूद होता है। लेकिन आप देख रहे होंगे जो शंकरी प्रसाद या सज्जन सिंह हैं, इसमें कहा कि संशोधन मूल अधिकार में होगा। वहीं अगर गोलकनाथ की बात करें, गोलकनाथ में कहा कि संशोधन नहीं होगा। और इस गोलकनाथ में पूछा जाता है तो इस गोलकनाथ विवाद में 11 जज बैठे थे। अब आते हैं केशवानंद केस। इसमें 13 जज बैठे थे। ठीक है, इसमें 13 जज बैठे थे।
तो इसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो मूल ढांचे में परिवर्तन ला दे। ठीक है, इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है 39 39वां 1975 में कहा गया है संसद ने कहा कि प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनका अगर चुनाव होगा और इनके चुनाव में कोई दिक्कत आती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मूल ढांचे में परिवर्तन है। ठीक है, ये मूल ढांचे में परिवर्तन है, इसलिए इसको काट दिया गया। अब आता है मिनर्वा मीलवाद। ये मिनर्वा मील किस चीज़ के लिए? तो कागज की फैक्ट्री थी। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद की जो शक्ति है एक लिमिटेड है, क्योंकि संसद प्लान बना रहा था कि संशोधन करके केशवानंद का फैसला उलट देते हैं। संसद प्लान क्या बना था कि संशोधन करके केशवानंद को उलट देते हैं। हम सीधा कह सकते हैं कि संसद ये सोच रहा था कि जो केशवानंद में कहा गया है कि संसद संशोधन तो कर सकती है मूल अधिकार में, परंतु उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो संसद का सीधा तात्पर्य उद्देश्य यही था कि मूल ढांचे में परिवर्तन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 1976 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसमें इंदिरा गांधी ने कहा संसद के पास असीमित शक्ति रहनी चाहिए। इंदिरा गांधी संसद के पास असीमित शक्ति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे काट दिया या फाड़ दिया। कहा ऐसा नहीं हो सकता।
आप इतना पावर किसी को भी नहीं दे सकते हैं कि उनका पूरा का पूरा चले। ठीक है, तो ये यहाँ पे समाप्त होता है आपका भाग 20। इस भाग में था संशोधन। इस भाग में सिर्फ एक आर्टिकल है 368। 3 प्रकार के संशोधन हैं, साधारण, विशेष, 2/3, 1/2, 2/3 प्लस आधे राज्य यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ कुल है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भाग 21 की। भाग 21 की ये क्या है? अस्थाई है। इसका आर्टिकल 369 टू 392 है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो भाग 21 जो अस्थाई है, आर्टिकल 369 से 392 तक है, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।